गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 10 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज देखिए हम लोग कितने सारे टॉपिक लेके आए हैं। तो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए हम लोग हर टॉपिक के ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको निकलूंगा बता के, क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक फॉर्चुनेटली ज्यादा आए हैं। पिछले 10-12 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि द हिंदू में इतने अच्छे और इतने ज्यादा टॉपिक आए हैं। तो पंची कमीशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, आजम खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, टीवी चैनल्स को एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो चुके हैं, पश्मीना शॉल के बारे में बात करेंगे, चिरू के बारे में बात करेंगे। ये दोनों वैसे एक ही टॉपिक हैं, दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, थोड़ा इसको बारे में जानेंगे क्या है। और रशिया ने यूक्रेन की कई सारी जगह से विड्रॉ कर लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिया गया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बारे में बात कही गई है कि किस तरह से सेंटर स्टेट के रिलेशन की वजह से जो पुलिस है वो वीक होती जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसके बारे में क्या सोचा था, वो थोड़ी चीजें यहाँ पे बात की गई है। एक पोल्यूशन के बारे में है, दिल्ली में काफी लंबा चौड़ा सा आर्टिकल है और बेसिकली ये एक एक्सप्लेनर सेक्शन है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन का कारण क्या है, कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं और उन स्टेप को कितना सक्सेस मिला है, अगर वो फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं। काफी लंबा चौड़ा सा एक अच्छा सा आर्टिकल है, मुझे लगता है कि काफी काम आएगा आपके मेंस वगैरह के एग्जाम देने के लिए। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डाले गए हैं और एक दो एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। चलिए तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रंट पेज में जाते हैं, फ्रंट पेज क्या हो रहा है। फ्रंट पेज में देखिए, केरला गवर्नर मूव्स टू डाइवेस्ट गवर्नर ऑफ द चांसलर रोल। देखिए ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी अच्छे से किया था। आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के। एक्स ऑफिशियो का दस्तों का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी आदमी गवर्नर की पोजीशन में बैठता है वो बाय डिफॉल्ट चांसलर होता है और चांसलर के हाथ में होता है, मतलब चांसलर के थ्रू ही वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आपको पता है कि केरला में अंदर क्या इशू चल रहा था, वो इन्होंने वाइस चांसलर से रिजाइन वगैरह मांगा था, जो कि अभी केरला हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है, वो मामला चल रहा था। तो नाराज होके जो है वहां के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद जी, इन्होंने कहा था कि मैं वहां चांसलर की पोजीशन में नहीं रहना चाहता हूं, मुझे भाई आप इस बोझ से मुक्त कर दीजिए। तो केरला की गवर्नमेंट ने अभी मूव ले लिया है, तो कैबिनेट के अंदर प्रपोजल पास हो गया है और एक जल्दी ही एक प्रमलगेशन आएगा, मतलब प्रमलगेट करेंगे और इनको जल्दी ही जो है उनकी पोजीशन से एज अ चांसलर रिमूव किया जा सकता है। और मजेदार बात यह है कि उस प्रमलगेशन जो भी आता है उस प्रमलगेशन के लिए परमिशन कहां से होती है, वो भी तो गवर्नर से ही होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना भी क्या ये उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सिग्नेचर करते हैं तो बढ़िया है, तुरंत के तुरंत इनको हटाया जा सकता है। बट अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो फिर वो जो वहां का मतलब हाउस है, हाउस के थ्रू पूरी प्रोसेस होगी, बिल पेश किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, फिर इनको जो है इनके पद से हटाया जाएगा। अब ये पूरा मामला चल रहा है केरला के अंदर। जब केरला की सरकार से मीडिया ने सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि पंछी कमीशन का उन्होंने उदाहरण दिया। पंछी कमीशन दोस्तों जब बनाया गया था तो पंछी कमीशन ने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी। देखिए 2010 के अंदर पंछी कमीशन कहाँ गया, हाँ 2010 के अंदर पंछी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। पंछी कमीशन बनाया गया था सेंटर स्टेट के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है ना। तो क्योंकि काफी जो है इश्यूज चलते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो गवर्नर के बारे में भी पंछी कमीशन ने कई सारे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था। पंछी कमीशन के साथ साथ हमारे पास एक सरकारिया कमीशन भी होता है, जो कि शायद लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा। तो पंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। गवर्नर के बारे में पंछी कमीशन ने क्या कहा था, देखिए दो चीज आपको बता देता हूं। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि जो गवर्नर होता है वो एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, उसको रिसेंटली 3-4 साल में एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, मतलब ना ही लोकल लेवल पे, ना ही स्टेट लेवल पे, ना ही नेशनल लेवल पे। तो क्योंकि अगर आदमी पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है तो वो डेफिनेटली अनबायस्ड नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, वो जो है हमेशा बायस्ड रहता है। तो एक तो उन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया था। दूसरा रिकमेंडेशन ये दिया था कि जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर का भी कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। तीसरी बात, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कमिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया प्राइम मिनिस्टर ने कोई बोल दिया और उसको रिकमेंड कर दिया, चलिए आपने बोला कि चलो ठीक है हम इनको ही गवर्नर बना देंगे। नो, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर कमीशन, जिसके अंदर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, होम मिनिस्टर हो सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं और जो जिस स्टेट के अंदर अपॉइंट किया जाना है उसके चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, और इन्होंने ये कहा था कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए, कम से कम 5 साल।
5 साल से पहले आप उनको नहीं हटा सकते। अगर आप उनको हटाओगे तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इम्पीचमेंट वाला, जो कि प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। मतलब एक बार उनका टेन्योर अगर सिक्योर हो जाएगा तो वो अनबायस्ड होकर प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं और अपने पद की गरिमा को भी बनाए रख सकते हैं। और जो गवर्नर को रिमूव करने की प्रोसेस है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ली जाएगी, ये उन्होंने कहा था। लास्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पंची कमीशन ने यह कहा था कि भाई गवर्नर से चांसलर का रोल ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत बर्डन होता है, तो चांसलर का फालतू का बर्डन आप इनको मत दीजिए। तो पंची कमीशन ने ये रिकमेंडेशन किया था और केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग पंची रिकमेंडेशन को ही फॉलो कर रहे हैं और इसलिए हम उनको उनके चांसलर वाले रोल से मुक्त कर रहे हैं। तो ये है पूरे का पूरा थोड़ा सा मामला। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजम खान का केस हम लोगों ने पहले पढ़ा था, राइट। आजम खान को अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो 2019 के इलेक्शन में आजम खान ने किसी रैली में एक हेट स्पीच दिया था और उस हेट स्पीच के खिलाफ जो है वो केस चल रहा था और फाइनली कोर्ट ने उनको जो है 3 साल की सजा सुना दी है, 3 साल के लिए जेल में भेज दिया है। और ऐसा हमारा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी आदमी को 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा हो जाती है, कन्विक्शन उसको मिल जाता है, तो वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता और सेक्शन 8 जो है आरपीए का, उसके तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, जैसा कि लालू प्रसाद यादव के केस में ऑलरेडी एक बार हो चुका है। अब उनको डिस्क्वालीफाई यहां पे कर दिया गया था, लेकिन यूपी के ही एक और एमएलए थे जिनको भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, तो उनकी सीटें खाली हो गई थी, उसके ऊपर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी आजम खान जी जो वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी इनके बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर स्टे लगा दिया, लगाया नहीं है लेकिन ले वो लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन दीजिए, हम उसके ऊपर स्टे लगा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है, बायस्ड है। तो ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कहा है। चलिए, इससे ज्यादा इस टॉपिक में नहीं जाएंगे क्योंकि कल और परसों हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा था। सेंटर डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स कंपलसरी। देखिए क्या कहता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा टॉपिक लगा ये। क्यों? यूनियन कैबिनेट ने अभी गाइडलाइंस इशू की हैं भैया टीवी चैनल्स को। उनको ये कहा है टीवी चैनल का काम क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना, पैसा कमाना नहीं होता है। मीडिया काम पैसा कमाना नहीं होता है। मीडिया का काम होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना और लोगों के कंसर्न को सामने लेके आना, लोगों को जागरूक करना। ये सरकार का भी मानना है। तो सरकार ने ये कहा कि जो भी टीवी चैनल्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि दिन में 30 मिनट कम से कम आप प्रोग्राम चलाइए जहां पे आप सोशल रेलेवेंट इश्यूज को दिखाओगे। अभी क्या होता है टीवी चैनल पे, क्या होता है आपने देखा ही है ना, भयंकर कुछ भी दिखाते रहते हैं टीवी उसके अपनी टीआरपी के लिए। जैसा आपने वो देखा था सुशांत सिंह वाला केस, 24 घंटे हफ्ता भर जो है सुशांत केस ही चल रहा है, जैसे दुनिया से सारी न्यूज खत्म ही हो गई हैं। ऐसे कितनी बार होता है, मसाला लगा के टीवी चैनल कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में 30 मिनट कम से कम ये कंपलसरी है आपके लिए कि सोशल इश्यूज के ऊपर आप टॉपिक को जरूर दिखाइए। वो टॉपिक सोशल इशू कौन कौन से हो सकते हैं? एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वीमेन, वेलफेयर ऑफ वीकन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कल्चर हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। तो 30 मिनट जो है आप इनके ऊपर प्रोग्राम जरूर दिखाइए। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस भी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे जो स्पोर्ट्स चैनल है भैया उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स चैनल थोड़ी ना दिखाएंगे। तो ये जो है एक छोटा सा यहाँ पे गाइडलाइंस आई है। अब इसमें टीवी चैनल का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। कल वाले में शायद लेट्स होप के आए वो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स, तो थोड़ा उसको हम लोग देखेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ टेक्स चार्ज एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फाइनली इन्होंने चार्ज ले लिया है और काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं, लगभग 2 साल तक रहेंगे अपने चीफ जस्टिस के पद पे। और इनके पिताजी भी भैया चीफ जस्टिस थे, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। और बड़े ही गद्दावर और बड़े ही जबरदस्त एक जस्टिस माने जाते हैं और गवर्नमेंट को डांटने में कभी पीछे नहीं हटते हैं।
और बहुत इंडिपेंडेंटली चलते हैं। इन्होंने कई सारे डिसीजन को अपने जो इनके पिताजी ने लिए थे उनको रिवर्स कर दिया गया है, और इनके पिताजी इंडिया के अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो भैया फैमिली ही पूरी जजेस की है, राइट। तो थोड़ा देख लेते हैं। जब यूयू ललित जी को चीफ जस्टिस बनाया गया था, यूयू ललित जी से पहले जो रमन्ना जी थे, उसके बाद यूयू ललित जी आए, अभी जो है चंद्रचूड़ जी आ गए हैं। तो तब भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था कि चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो हमारा जो आर्टिकल 124 है उसका जो क्लॉज 2 होता है, उसके तहत सुप्रीम जो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर क्लॉज 2 आर्टिकल 124। ये आपको पता होना चाहिए। 1950 से लेकर 1973 तक क्या प्रैक्टिस चलती थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई, फिर बीच में इमरजेंसी भी आ गई थी। तो सरकार ने जो ऐसे जजेस को बना दिया गया था प्रमोट करके, जूनियर को बना दिया गया था प्रमोट करके, जो कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो वैसे भी वो समय देश के लिए बहुत अच्छा नहीं था, इमरजेंसी वाला वो सब करके। फिर बाद में जो है 1993 में सेकंड जज केस हुआ, और फिर से जो है वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया गया है तब से लेकर अभी तक। जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस के अलावा हमारे पास एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं होते हैं। जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वेकेंट हो जाती है, या वो किसी वजह से अपसेट होते हैं, बीमार होते हैं, या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उस केस में किसी और जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। मतलब उसे कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक्टिंग कर रहे हैं, रियल सीजीआई नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है, जो पर्क्स होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो उनको पूरी सीजीआई वाली ही मिलती है जब तक वो सीजीआई के पद पे रहते हैं, राइट। तो ये है पूरे का पूरा मामला। सेकंड जज केस के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, जहां से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तो थोड़ा सा आप इसको जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला था, वैसे फिर भी मैंने हल्का फुल्का बता दिया है। और यहीं से आज हमारे पास 2 एमसीक्यूज भी हैं, आप उसको क्लियरली पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ध्यान देना है, नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया सुप्रीम कोर्ट। पहला तो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन इंडिया, इन द कंट्री। मतलब अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो सिर्फ दिल्ली में है। तो भैया अगर चेन्नई से, कन्याकुमारी से किसी आदमी को आना है तो उसको दिल्ली आना पड़ता है सुनवाई के लिए। तो इतना बड़ा देश है, तो क्या हम लोग दिल्ली के अलावा कहीं और पे भी बेंच एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फिर वो पावर किसके पास है? वो चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पश्मीना शॉल्स हैव शहतूश गार्ड हेयर से कस्टम ऑफिशियल्स ऑल फ्लफ काउंटर ट्रेडर्स एंड द आर्टिशंस। मामला क्या आपको बताता चलता हूं। देखिए, जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ये दुनिया का सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट क्लॉथ है भाई, सबसे महंगा कपड़ा होता है पश्मीना इस दुनिया का। इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का। और ये बनता है इस गोट से। तो विदेशों में पश्मीना शॉल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बहुत ज्यादा हल्का होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब मामला ये है कि पश्मीना शॉल बनाई जाती है इस गोट से, ये गोट है ऐसा क्लेम किया जाता है। बट अब ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक एंटीलोप है। ये भी एक भेड़ी होती है, ये भी इसका नाम होता है। इसे हम लोग बेसिकली तिब्बतन एंटीलोप बोलते हैं, ठीक है। ये इसके चिरू भी इसका नाम होता है, इट्स अ चिरू, इट्स अ गोट। तिब्बतन एंटीलोप भी इसको बोलते हैं। इसका जो फर होता है, उसके फर से भी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। बेसिकली पश्मीना शॉल बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहली पश्मीना शॉल का तरीका होता है बनाने का जो कि शहतूश से बनती है। मतलब शहतूश मतलब ये, इसी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि सबसे कॉस्टली होती है। दूसरी बनाई जाती है पश्मीना से, जो गोट होती है, जो बकरी है ऊपर आपको दिख रहा है। और तीसरा जो है वो नॉर्मल तरीका होता है जिसे रफल बोलते हैं। मामला ये है कि जो शहतूश है, मतलब ये जो एंटीलोप होता है, इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि एक शॉल को बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 एंटीलोप को मारना पड़ता है, तब जाके जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है एंटीलोप के, मतलब उससे, एंटीलोप के फर से, राइट। इसको कर दिया गया है बैन। ये
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके तहत इसको बैन किया गया है। IUCN की इसको जो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। अब ये मामला बनता है तो होता क्या है, जब इंडिया से पश्मीना शॉल को एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में, तो बीच में जो है कि एक्सरे स्कैन वगैरह कुछ ना कुछ वो अल्ट्रावायलेट स्कैन होता है, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई वो एक्चुअली में पश्मीना गोट से बनाया गया है या फिर वो तिब्बतन एंटीलोप से बनाया गया है, क्योंकि एंटीलोप तो इलीगल है, पश्मीना जो गोट है वो अलाउड है। तो इन्होंने ये पाया है कस्टम ऑफिशियल्स ने कि कई बार पश्मीना शॉल जो भेजी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, उसमें तिब्बतन एंटीलोप के भी कुछ कुछ परसेंटेज पाया जाता है, विच इज कंप्लीटली इलीगल, जिसकी वजह से वो सामान होता है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जो आर्टिशंस हैं, जो पश्मीना शॉल बनाते हैं, या जो ट्रेडर्स हैं, उनका कहना है कि ये बिल्कुल फालतू बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो गोट होती है और ये जो एंटीलोप होता है, इन दोनों का जो हेयर होता है, बाल होता है, उसकी कंपोजिशन सेम होती है ऑलमोस्ट, इसीलिए कई बार एक्सरे मशीन उसको सिमिलर दिखा देती है। इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। तो कई बार वो जो है नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, मतलब है तो वो नेगेटिव उसका नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई बार किसी आदमी कोविड बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, लेकिन आप टेस्ट कराते हो तो कई बार उसका पॉजिटिव दिखा देता है, राइट, तो उसे नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, है नेगेटिव लेकिन दिखा देता है पॉजिटिव, कुछ एरर तो होती है। तो उस एरर की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है और उन्होंने यह बात यहाँ पे बोली है। तो ये है पूरा का पूरा मामला, इसमें वो ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी आपको जो है पश्मीना शॉल के बारे में पता होना चाहिए। ये जो गोट होती है, इससे जो है पश्मीना शॉल प्रेजेंटली बनाई जाती हैं। पहले वो जो है एंटीलोप से भी बनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे एंटीलोप खत्म होते जा रहे हैं, चाइना में तो पूरे खत्म एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने बैन कर दिया। इस गोट से इसको बनाया जाता है और ये एक पर्शियन वर्ड से आया है, पश्म, जिसका नाम होता है सॉफ्ट गोल्ड। और इस गोट का जो लोकल नाम होता है वो होता है चांगथांगी गोट, ठीक है। चांगथांगी गोट लद्दाख में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में मिलती है, मतलब लेह एंड लद्दाख वाले रीजन में मिलती है, राइट। तो एक थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। बाकी तो कौन सी हाइट पे मिलती है आप क्लियरली देख सकते हो, और ये 12,000 से लेकर 14,000 फीट की हाइट पे ये पाई जाती है। पश्मीना शॉल इतनी फाइन होती है, उसे रिंग शॉल भी कहते हैं, क्योंकि एक अंगूठी में से निकल जाती है पश्मीना शॉल। और अगर आप कभी J&K की यात्रा करो तो आपको पता चलेगा वहाँ पे पश्मीना शॉल की बहुत डिमांड है। और भैया बहुत सारे लोग फेक भी रखते हैं और वो टूरिस्ट को लूट भी लेते हैं बहुत बार असली बोल के, जिसको समझ नहीं होती है पश्मीना शॉल की, तो आप जो है वहाँ पे हजारों रुपए लुटवा के आ सकते हो। तो थोड़ा सा कभी जाओ तो थोड़ा ध्यान से ही जाना है, ठीक है। थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने वो थोड़ा ध्यान से ही करना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रशिया ऑर्डर्स ट्रूप्स आउट ऑफ खैरसोन। देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो खैरसोन रीजन ऐसा था जो सबसे पहली बार रशिया के कंट्रोल में आया था। तो ये देखिए यहाँ पे है खैरसोन रीजन, ये वाला जो रीजन है ना वो खैरसोन है, खैरसोन। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये वाटर बॉडी, इसका नाम है अजोव सी, इसे अजोव सी कहते हैं, ठीक है। और अजोव सी में यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं और जहां से आप जो है ब्लैक सी की एक्सेस ले सकते हो। तो ये पूरा मामला चल रहा था। थोड़े समय पहले आपको पता है रेफरेंडम भी हुआ था। रेफरेंडम में खैरसोन को रशिया ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अलग पार्ट्स। तो खैरसोन में भयंकर लड़ाई चल रही है भैया। यूक्रेन की फोर्सेज ने इधर रशिया की फोर्सेज को पीछे धकेल दिया है और फाइनली रशिया ने डिसाइड किया है कि उसके बस की बात नहीं है इसको कंट्रोल में रखना, तो वो जो है पीछे यहाँ पे पूरी तरह से हट गए हैं। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने टीवी पे आकर साफ साफ कहा है कि हम लोग खैरसोन में सप्लाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग पीछे यहाँ पे हट रहे हैं। तो ये तो पुतिन के लिए बहुत बड़ा डिफीट ही कहेंगे, क्योंकि रशिया ने ये सोचा था कि हम लोग क्रीमिया तक एक लैंड रूट लेके जाएंगे ऐसे, लेकिन इस लैंड रूट के बीच में अभी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि खैरसोन को यूक्रेन ने दोबारा से कैप्चर कर लिया है। तो ये है पूरे का पूरा मामला, इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है आपको। बाकी ये ब्लैक सी है, इधर ये जो है अजोव सी है, ये ओडिशा पोर्ट है जहां से यूक्रेन से बहुत सारा ग्रेन वगैरह एक्सपोर्ट होता है, राइट। क्रीमिया को तो 2014 में ऑलरेडी रशिया ने अनेक्स कर ही लिया था, ये आपको अच्छे से पता ही है। और यहाँ ऊपर से भी भैया यूक्रेन वाले लगातार अपनी टेरिटरी को रिकैप्चर कर रहे हैं। खैरसोन को तो रिकैप्चर कर ही लिया है। तो बेसिकली जो नाटो और अमेरिका सपोर्ट दे रहे थे यूक्रेन को, उसके पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहे हैं। यूक्रेन बेसिकली रशिया के ऊपर भारी यहाँ पे पड़ रहा है, ये सीधा सीधा साफ यहाँ पे नजर आता है। और इसी हड़बड़ाहट में रशिया वाले बहुत बार न्यूक्लियर वेपन का यूज करने की भी धमकी देते हैं। उनको पता है कि भाई ऐसे नॉर्मल कन्वेंशनल युद्ध में
आप यूक्रेन से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसको पूरी तरह से पीछे से यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट है, राइट। तो वो पूरा बड़ा मामला यहाँ पे बनता है। अब आते हैं दोस्तों आज के थोड़े से एक्सप्लेनर सेक्शन पे, और एक्सप्लेनर सेक्शन में लिखा हुआ है इन द होप्स फॉर द क्लियर ब्लू स्काई। तो बेसिकली दिल्ली का ये मामला है, और जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो किस तरह से ये 2000 है, ईयर 2000, ईयर 2005, ईयर 2010, ईयर 2015 एंड 20। तो ये जो रेड वाला जो स्पॉट है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। 2022 में देखिए रेड स्पॉट जो है कितना कम हुआ करता था, और 2020 में देखिए रेड स्पॉट कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये पोल्यूशन दिखाता है, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, PM 2.5 का लेवल दिखाता है। और एनसीआर वाला रीजन देखिए कितना डार्क हो गया है, एनसीआर उत्तर प्रदेश वाला रीजन बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है बेसिकली, और काफी डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ जैसा आप देख सकते हो। तो मैंने भी कोशिश किया कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बताया जाए। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली एनसीआर रीजन में पोल्यूशन कोई आज नई बात नहीं है, काफी पुरानी बात है। और 1989 में एक रिपोर्ट पेश हुई थी जो कि WHO ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो है वो दुनिया की 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन टर्म्स ऑफ PM 2.5। ये थोड़ा ध्यान देना है, जब भी हम लोग दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड बोलते हैं ना तो PM 2.5 के मामले में ही बोलते हैं। PM 2.5 जो है बहुत ही पर्टिकुलर मैटर होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, आपकी हवा के अंदर घूमते रहते हैं, आपकी लंग्स के अंदर चले जाते हैं, और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। ये होता है PM 2.5। बाकी सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके मामले में दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे टोक्यो, पेरिस, ये सब सिटीज भी आ जाती हैं। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कई बार लोगों को लगता है कि पोल्यूटेड मतलब सब कुछ पोल्यूशन होता है, नहीं, ओनली PM 2.5। तो 89 की ये रिपोर्ट आई थी। फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट में जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने PIL फाइल किया था। फिर फाइनली 1998 के अंदर 1996 के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया दिल्ली के अंदर जो भी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, और उन्होंने लिस्ट बनाया था 1300 हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को दिल्ली से बाहर रिलोकेट कर दिया गया था। यह स्टेप 1996 में लिया गया था। सोच के देखिए 26 साल पहले लिया गया था, लेकिन पोल्यूशन फिर भी नहीं रुका। तो फिर एक और PIL फाइल की गई। तो 1998 में एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई स्पेशली दिल्ली के लिए। इसे EPCA कहा जाता है 1998, और ये सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही बनाई गई थी। तो इसने बहुत सारी स्टडीज की दिल्ली के में आसपास के एरियाज में, और इन्होंने ये पाया कि भाई बहुत प्रॉब्लम है दिल्ली में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेप यहाँ पे लिए थे, जैसे कि जो टैक्सीज होती हैं, जो बसेस होती हैं दिल्ली में, उनको CNG में कन्वर्ट कर दिया जाए। पर पहले बड़ी बात इन्होंने ये किया। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 1990 से पहले वाले ऑटो होते हैं, है ना, उन ऑटो को बैन कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो लेडेड पेट्रोल होता है, और जो रिमूवल, जो 15 साल से 17 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल हैं उनको पूरी तरह से दिल्ली में बैन कर दिया गया। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको गैस बेस्ड प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये पूरे के पूरी चीजें जो है उन्होंने किया था। फिर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को लॉन्च किया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे 12 पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं। तो ये भी सरकार ने जो है वहां पे स्टेप लिया गया था। तो होता क्या है, टाइम टू टाइम ये जो मेजर्स होते हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनको हम लोग रिवाइज करते हैं, स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो रिवीजन है नाक्स वाला एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला, वो 2019 में आया था, जिसमें हम लोगों ने PM 2.5 के अलावा 12 कैटेगरीज ऑफ पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया था, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, मर्करी, वो सब यहाँ पे हम लोगों ने डाला था। पर्टिकुलेट मैटर कहाँ से निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट से। जो एनर्जी डिपार्टमेंट होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर होती है, बर्निंग होती है, वहां से PM 2.5 आपका निकलता है। तो रिवाइज कैसे किया गया था, देखिए थोड़ा ध्यान से देखें, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा फनी भी है, मजेदार भी है। नाक ने यह कहा था कि जो एक्सेप्टेबल एनुअल लिमिट है दिल्ली में PM 2.5 की, वो है 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और जो PM 10 की जो लिमिट है वो है 60 माइक्रोग्राम्स मीटर पर क्यूब मीटर। ये उन्होंने कहा था। अब इसको WHO के स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए। WHO कहता है कि जो PM 2.5 है वो सिर्फ 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए, और जो PM 10 है वो 15 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पर इंडिया में लिमिट कितनी है? 40 और 60। कितना ज्यादा फर्क है भाई, थोड़ा आसपास तो रखो यार। 40, 60 और 5 और 15 में तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। और अभी इसको रिवाइज किया गया है रिसेंटली, पिछले साल, तो बहुत ज्यादा फर्क है। फिर एक यूएसए बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने स्टडी करके बताया था, इन्होंने 2010 से लेकर 2019 के बीच में डेटा किया था इन आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। इन्होंने भी कहा था कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 लेवल्स, लेकिन पोल्यूशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो 2017 में सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लॉन्च किया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है, हम पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, आपके पास नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे से दिए थे। इसमें क्या रहता है, जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है उसके हिसाब से सरकार अपने एक्शन को चेंज करती है। अगर पोल्यूशन कम होता है तो छोटे स्टेप लिए जाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बड़े स्टेप ले लिए जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते दिल्ली में स्कूल बंद हो गए थे क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। ओड इवन चला दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है, डीजल इंजन को बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है अगर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है, राइट। तो इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं। आपको मैं ऑलरेडी इसके लिए कंटेंट दे चुका हूं। अगर आपको वो कंटेंट आपके पास नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कल वाली स्लाइड में उसको मैं ऐड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है भाई दिल्ली में, ठीक है, लेकिन क्या कारण है दिल्ली में पोल्यूशन होने का, जो कि आपको पहले अच्छे से पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या दिल्ली में बहुत ज्यादा है। मुंबई और कलकत्ता को मिला के भी देश में इतने व्हीकल्स नहीं है जितने खाली दिल्ली में है। 2011 में दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 25 जो है 2011 में 25.8 मिलियन हो चुकी है। मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो कि इंडिया की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 7.6% है। तो सोचिए कितने ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2011 में 11,320 थी, और ये तो मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो अभी कम से कम ये 12,000 से प्लस जा चुकी होगी। इतने ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर। और रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या तो 2018 में देख सकते हो 10 मिलियन है। 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल हैं दिल्ली में। 2 करोड़ लोग रहते हैं और 1 करोड़ व्हीकल हैं। किसी किसी के पास तो 3-3, 4-4 व्हीकल भी हैं। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं दिल्ली में, इंटरनल दिल्ली में बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी भी आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। बाकी जो नजफगढ़ ड्रेन बेसिन है दिल्ली में, वो वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उसे क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी इसको क्लोज नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो व्हीकल और एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब जो व्हीकल से निकलता है, वो दिल्ली के पोल्यूशन में 30 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है। जो डस्ट होती है वो 20% कंट्रीब्यूट करती है। जो बायोमास बर्निंग होती है वो 20% कंट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्रीज जितनी भी रहती हैं वो 15% करती हैं। डीजल जनरेटर जो होते हैं 10% करते हैं। और जो भैया स्टबल बर्निंग होता है वो 30% करता है। लेकिन ये स्टबल बर्निंग तो सिर्फ 2 महीने में ही, मतलब 1-1.5 महीने का सही में होता है, उसी में करता है। साल भर तो नहीं करता है। साल भर तो ऊपर वाले फैक्टर काम करते हैं। तो जितने भी सरकार ने स्टेप लिए हैं भैया, वो फेल क्यों हुए, उनका आउटकम क्या है, ये भी थोड़ा जानना यहाँ पे जरूरी है। देखिए क्या स्टेप सरकार ने लिया था कि सरकार ने जो है मशीनों के ऊपर सब्सिडी दिया था, जो क्रॉप बर्निंग को रोकने के लिए। जैसे हमारे जो हैप्पी सीडर्स वगैरह होते हैं उनके लिए सरकार ने सब्सिडी दिया था। कोई खास उसका फर्क मिला नहीं है। सीएनजी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उसका भी कोई ज्यादा फर्क नहीं मिला हमें। दिल्ली में इतने सारे मेजर लेने के बाद PM10 का लेवल कम हो गया है, नो डाउट, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है। ये और प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली में ऑटोज को बंद कर दिया गया था, उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई तो लोग उसको, सरकार उसको रेगुलेट भी नहीं कर पा रही है। और क्योंकि दिल्ली में ऑटोज वगैरह कम हो गए थे तो प्राइवेट व्हीकल इंक्रीज हो गए, लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीद ली अगर आपने ऑटो बंद कर दिए तो, जिसकी वजह से समस्या और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई, राइट। और दिल्ली में जितनी पब्लिक बसेस की रिक्वायरमेंट है उतनी है नहीं, जितनी इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से चाहिए, तो वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लैंडफिल बहुत ज्यादा भर गए हैं। दिल्ली में हर रोज 10,000 टन से ज्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ 6,000 टन को ही मैनेज कर पाते हैं। बाकी 4,000 टन कहाँ जाता है, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। या तो आप उसके अंदर आग लगा देते हो, या वो पड़ के जो है सड़ता रहता है, तो जिससे पोल्यूशन होता है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। यहाँ पे टर्म इन्होंने यूज किया गया है एयर शेड। एयर शेड दोस्तों वो ज्योग्राफिकल रीजन होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते हैं। तो
क्या करना चाहिए सरकार को? एक एयर शेड मैनेजमेंट जो है वो लॉन्च करना चाहिए। मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया में एक साथ स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये प्रॉब्लम समस्या सोल्व होगी और तब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने थोड़ा कर लिया था। हाँ, थोड़ा सा आज के एडिटोरियल पे जाते हैं। क्या कहता है? पॉलिसिंग विद टैलेंट, रिसोर्स शेयरिंग, नॉट स्क्वॉबलिंग। लिखने वाले कौन है? मिस्टर आर के राघवन जी। ये एक हमारे सीबीआई के प्रीवियस डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अभी जो है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में जो है वहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस और पुलिसिंग पढ़ाते भी हैं। तो एक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है चीज़ों का। तो एक तरह से इन्होंने बहुत सारे केसेस को सोल्व किया है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कल आप भी अगर आईपीएस बनते हो तो आप भी वहां तक जा सकते हो, राइट? चलिए, तो इनका ये कहना है कि देखिए, दिल्ली के अंदर अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग का पर्पज ये था कि देश में कैसे पुलिस को इंप्रूव किया जाए, कैसे देश में लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया जाए। तो जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को इन्विटेशन मिला था। इसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। कुछ चीफ मिनिस्टर ने अपने बिहाफ पे किसी और को भेज दिया। वेस्ट बंगाल की ना तो चीफ मिनिस्टर आई, ना ही उसका कोई ऑफिसर आया। ऐसा ही कई और दूसरे स्टेट्स में भी हुआ, तमिलनाडु में भी ऐसे हुआ, उसका चीफ मिनिस्टर भी नहीं आए। तो ये क्या दिखाता है? भैया, आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आप बातचीत नहीं करोगे, आइडियाज को एक्सचेंज नहीं करोगे, तो पुलिस की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? नहीं हो पाएगी ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका एग्जांपल आपको दूं, जैसे तमिलनाडु में अभी ब्लास्ट हुआ कोयम्बटूर में, राइट? ब्लास्ट हुआ पहले तमिलनाडु की सरकार, अब वो टेरर अटैक है ऑफ कोर्स, है ना, वो मंदिर के सामने जो हुआ था अभी थोड़े समय पहले ही। तमिलनाडु की सरकार ने, कि जो पुलिस है तमिलनाडु की, उसने उस केस को एनआईए को सौंपने में बहुत देर कर दी। वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करते रहे। अब उनकी बस की बात थी नहीं, सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए, मजबूरी में बाद में एनआईए को उसको सौंपना पड़ा। तो तमिलनाडु की पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत डिलेड रिस्पॉन्स था और बहुत ही हल्का रिस्पॉन्स था। इससे पता चलता है स्टेट की पुलिस की क्वालिटी कितनी घटिया है इन्वेस्टिगेशन करने में। इस तरह के मामले में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ये चीजें तब होती है ना, क्योंकि जब आप सेंटर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, जो सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते हो, ये तभी तो होता है। अगर आप ऐसी मीटिंग्स करते रहोगे, आइडियाज को एक्सचेंज करोगे, आपके बीच में बातचीत होगी, प्यार मोहब्बत होगा, तो भाई आप इस चीज के देर ही नहीं करोगे, आप काम अच्छे से करोगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कहा था? देखिए, अंग्रेजों जो सिविल सर्विसेज है, इसको जो है एक आयरन स्ट्रक्चर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीव भी था और ऐसा सच्चाई भी है कि अंग्रेज इंडिया में इतने सालों तक इसीलिए राज कर पाए क्योंकि सिविल सर्विसेज अवेलेबल थी। सिविल सर्विसेज ने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड दैट वाज द रीजन ब्रिटिशर्स वर एबल टू कंट्रोल इंडिया फॉर सो मेनी ईयर्स। तो जब देश को आजादी मिली तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस ओवर सिविल सर्विसेज। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि सिविल सर्विसेज को डिसबैंड कर दिया जाए, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन नहीं, पटेल जी ने कहा कि नहीं, हम लोग सिविल सर्विस को खत्म नहीं कराएंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज वाले जो पर्सन होते हैं वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, उनको देश के बारे में समझ है। हालांकि सर्विस एलीट है, एलीट सर्विस है, लेकिन दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। तो बहुत सारे लोगों के मना करने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अड़े रहे अपनी बात पे, और आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज को उन्होंने कंटिन्यू रखा, और जिसका फायदा देश को बाद में मिला। हालांकि करप्शन वगैरह के चार्जेस लगते रहते हैं, बट ओवरऑल आज भी माना जाता है कि सिविल सर्विसेज की वजह से ही हमारा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो हमारा लाइक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सक्सेसफुल हो पाया है। ये बात बिल्कुल पक्की है। और इनका ये कहना है कि अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते, जिंदा होते, तो भाई सेंटर स्टेट के बीच में जो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते यार। उन्होंने थोड़ी ना सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे स्टेट और सेंटर जो हैं वो आपस में लड़ते ही रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, अटैक होते रहेंगे, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर नहीं करेंगे। अरे होना तो ये चाहिए कि आप एक दूसरे के टैलेंट को यूटिलाइज करिए कंफ्लिक्ट करने की बजाय। लेकिन यहाँ पे तो भैया कंफ्लिक्ट पे कंफ्लिक्ट होते रहते हैं, समस्या बहुत सारी है। तो क्या चाहिए आपको? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कॉमरेडरी,
मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा वो होना चाहिए, एक दूसरे के लिए समझ होनी चाहिए। आप मेरी समस्या को समझो, मैं आपकी समस्याओं को समझूंगा। तो एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ सारे स्टेट्स हैं। दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई सीनियर पार्टनर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट के साथ कोलैबोरेट करे, ऑब्वियसली बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात यह है कि जब पुलिस को या लॉ एंड ऑर्डर को आपने दुरुस्त करना है तो उसके लिए आपको वेल ट्रेन्ड पुलिसमैन चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वेल ट्रेन्ड पुलिसमैन बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो बहुत बार सेंटर उनकी हेल्प करता है जब भी कोई समस्याएं आती हैं, जैसे सीआरपीएफ से वहां पे फोर्सेस को भेजता है, बीएसएफ से भेजता है, आईटीबीपी से भेजता है, सीआईएसएफ से भेजता है। तो सेंटर क्यों भेजता है? सेंटर इसलिए भेजता है क्योंकि सेंटर यहाँ पे सीनियर पार्टनर है। बिल्कुल सही बात है, भेजना भी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंटर जो हमारे हैदराबाद में जो पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ट्रेनिंग एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वहां पे भी स्टेट पुलिस प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो चीजें तो बनी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि बीच में पॉलिटिक्स घुस गई है। पॉलिटिक्स की वजह से सारी समस्याएं हो गई हैं। अभी आपने देखा था कि कई सारे स्टेट्स ने सीबीआई से क्या कर लिया। सीबीआई को बहुत लोग गाली देते हैं कि आप लोग जो है वो पॉलिटिक्स करते हो, वो करते हो। तो कई सारे स्टेट ने जो कंसेंट जो है वो भी वापस ले लिया। मतलब सीबीआई को अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले उसको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो कई सारे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह ने, महाराष्ट्र ने किया था, अभी तो महाराष्ट्र ने हटा दिया है क्योंकि सरकार वहां पे चेंज हो गई है। इसे विड्रॉ कंसेंट ऑफ द सीबीआई बोलते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में भाईचारा नहीं है। तो क्या लैक कर रहा है भाई? व्हाट इज लैकिंग? समस्या ये है थोड़ी सी, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर उनकी हेल्प नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया कि ट्रेनिंग अकेडमी में उसकी सरकार हेल्प करती है। तो ये जो आप आपस में झगड़ते रहते, इससे दिक्कत होती है। आइडियाज ऑफ चेंज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं हो रहे हैं जो कि होने चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को सामने आना चाहिए। अपने जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं उनको आप साइड में रखिए भाई, देश के बारे में सोचिए, मीटिंग करिए, बैठिए, क्योंकि सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इसमें आप जो है पॉलिटिक्स मत घुसाइए। पॉलिटिक्स आपको घुसानी है तो दूसरी चीज में लाइए यार, क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली में लोग मरते हैं ना। कोई राइट्स हो गए, दंगे हो गए, ब्लास्ट हो गया, तो लोग मरते हैं यार आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो कम से कम यहाँ पे तो मत लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है तमिलनाडु के डीजीपी का भी दिया हुआ है। तमिलनाडु के डीजीपी से जब पूछा गया कि सर आपने ये जो ब्लास्ट केस हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से क्यों नहीं करी, डिले क्यों किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि भाई आप क्या चाहते हो, आज ब्लास्ट हुआ तो क्या हम लोग कल को एनआईए को दे दें? अरे पहले खुद तो करेंगे ना, जब पता चलेगा कि नहीं हो रहा है तब एनआईए को देंगे। बट इन्होंने कहा कि देखे ऐसा नहीं है, ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है जो डीजीपी के द्वारा या स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है, ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि वो जो डीजीपी होते हैं वो सब चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन में ही काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर जैसा उनको बोलता है वो लोग वैसा ही करते हैं, राइट। तो चीफ मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, या जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको सोचना चाहिए कि देश की सिक्योरिटी, देश के लोगों की जान, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वो ज्यादा ऊपर है रादर देन योर पॉलिटिकल और पर्सनल डिफरेंसेस। तो ये है इस पूरे आर्टिकल के बारे में। जितना कंटेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना कंटेंट नहीं है इसके अंदर, बट यस कुछ चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही था मेरे ख्याल से। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपको लिए मैंने डाले हैं, लेकिन लगे रहो यार। सब मैं को ये कहता हूं कि कम से कम लगे रहो, पेशेंस रखो, ठीक है, और पढ़ते रहो, धीरे 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 पढ़ते रहोगे तो एक दिन सिलेबस भी कवर हो जाएगा, चीजें समझ में भी आएंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो देखो लिखा ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आराम से चुपचाप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, शोर शराबा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए, न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपना शेड्यूल बनाइए, डेली उसको फॉलो कीजिए, डेली टारगेट अचीव करिए, वीकली टारगेट अचीव करिए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं। एक दिन आपकी सक्सेस ही जो है वो आपकी आवाज बन जाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, क्योंकि जब आप शोर शराबा करने लगते हो ना तो बहुत सारी जगह से नेगेटिव एनर्जी भी आने लगती है जो कि आपके आउटकम को इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए शांति से काम में लगे रहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।